हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका कि नाम है दी कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम? अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 किसका है? इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। कौन सा चैप्टर चल रहा है? यूनिट चल रही है, यूनिट 1 चल रही है। कौन सा? इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ये हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। स्टार्ट करा था हमने, ये हमारा 3rd लेक्चर। इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं। उन 2 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? उस 2 लेक्चर में हमने पढ़ा है ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। इसके बारे में एक थोड़ा सा रिकैप देता हूँ मैं आपको। उस 2 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी हमने? उसमें हमने बिजनेस पढ़ा था, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। देयर आफ्टर फिर हमने प्रोफेशन पढ़ा, प्रोफेशन की डेफिनेशन पढ़ी एंड फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। फिर हमने एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और फिर हमने तीनों के डिफरेंसेस को देखे। हमने लास्ट लेक्चर में तीनों के डिफरेंसेस को देखे थे। हमने क्या पढ़ा, एक बार लिख देता हूँ छोटा सा। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ी हमने। क्या पढ़ी हमने? ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ी हमने। अब ह्यूमन एक्टिविटी जो हमने पढ़ी वो बेसिकली क्या थी? 2 पार्ट में थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी? एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी एंड सेकेंडरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिर हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था बिजनेस के बारे में, बिजनेस, देन प्रोफेशन के बारे में एंड लास्टली हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने लास्टली पढ़ा। क्या पढ़ा हमने इसके बारे में? इन तीनों के बारे में। इन तीनों के बारे में हमने पहले तो एक तो मीनिंग पढ़ी, किसको कहते हैं, फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और फिर हमने इन तीनों में क्या पढ़े? डिफरेंसेस पढ़े कि डिफरेंस क्या क्या होता है। तो ये अभी तक हमने पिछले लास्ट लेक्चर्स में ये हमने अभी तक पढ़ा है। सॉरी, अगर आपको नोट करना है तो एक बार ये आप नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक, चलिए ओके। अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें से आपको किसी में भी दिक्कत हो आप लास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली हाँ, ये किसके लिए लेक्चर चल रहा है? ये चल रहा है क्लास 11 के लिए
और 2021 सेशन के लिए, और जिसमें बुक मैं रेफर कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ आर.के. सिंगला जी की बुक रेफर कर रहा हूँ। ठीक, चलिए ओके। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ किसका, बिजनेस का। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ने वाला मतलब बिजनेस करने का उद्देश्य क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो टाइप की। एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और दूसरा होता है इकोनॉमिक के बाद सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इकोनॉमिक अगर है तो वो किस चीज से रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा पैसे से, प्रॉफिट से, इन सारी चीजों से रिलेटेड होगा। सोशल है, सोशल का मतलब कोई भी कोई भी बिजनेस जो रन होता है वो किसी न किसी सोसाइटी में रन होता है, तो उसकी एक सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी इन विच द बिजनेस इज रनिंग। तो हर एक सोसाइटी के प्रति उसका एक दायित्व होता है, उसमें उसको क्या क्या काम करने चाहिए, उसका भी एक उद्देश्य होता है। जैसे कि क्या उद्देश्य होता है, अगर किसी भी मान लीजिए सोसाइटी में, डिटेल में भी हम पढ़ेंगे बट थोड़ा सा आपको बता देता मैं। मान लीजिए कोई बिजनेस है, अगर वो किसी सोसाइटी में रन कर रहा है तो उसके वेलफेयर के लिए उसको कुछ करना चाहिए। मान लीजिए पेड़ लगवा दिए या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही खोल दिया, ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। एंड एक क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेन पैसे से रिलेटेड होता है। ये आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, जब भी इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमी में पैसा जो है जरूर, उसमें पैसा एंड प्रॉफिट, ये दो चीज़ें हमेशा 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 उसमें इन्वॉल्व ही रहेंगी। ठीक, चलिए ये दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हो गए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली पैसा अर्न करने से होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की, उसके लिए होती है। अब हम इसको आगे देखते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कितने टाइप का होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है आपका, वो होता है, सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग। अब प्रॉफिट मेकिंग से क्या समझते हैं आप, प्रॉफिट मेकिंग से आप क्या समझते हैं? प्रॉफिट मेकिंग का मतलब होता है कि जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे पैसे कमाने हैं। जब भी मैं पैसे कमाऊंगा तभी तो मैं कोई काम करूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, कोई किसी भी बिजनेस को अगर प्रॉफिट नहीं होगा फिर वो क्यों रन करेगा, क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा उस चीज़ के लिए, अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो मेन सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होता है। दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्रिएशन ऑफ
कस्टमर। क्या होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दूसरा? एक तो सबसे पहले हो गया कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, वो मेरा एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। कैसे कस्टमर क्रिएट होंगे? जब मैं उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दूंगा, टाइमली सर्विस दूंगा, तब जाकर के मेरे कस्टमर क्रिएट होंगे। अगर मेरे कस्टमर ही क्रिएट नहीं होंगे तो मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? तो बिजनेस ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कस्टमर क्रिएट करना। जैसे कि अगर मेरा एक कस्टमर क्रिएट हो गया, उसको मेरी सर्विसेज अच्छी लगी, तो किसी दूसरे कस्टमर को बोलेगा, तो वो फिर मेरी सर्विसेज लेगा। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी जो है मेरा एक टाइप का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक प्रॉफिट मेकिंग पढ़ा एंड सेकेंडरी हमने क्या पढ़ा? सेकेंडरी हमने पढ़ा क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब देखते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है इनोवेशन। इनोवेशन। अब देखिए, आज का जो डेट है, आज की जो जनरेशन है, या फिर आज आप कह लीजिए, आज की डेट में कितनी जल्दी वर्ल्ड चेंज हो रहा है। डेली कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं। आज मान लीजिए मुझे i3 लैपटॉप में प्रोसेसर जो है i3 मेरा काम चल जाता था, बट आज की डेट में मुझे i5 चाहिए। अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो एंड्रॉयड के वर्जन आते ही जा रहे हैं डेली न डेली, तो क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं, विजिलेंट हो चुके हैं कस्टमर आज की डेट में। तो अगर मुझे बिजनेस रन करना है तो मुझे इनोवेटिव होना पड़ेगा, नए नए आइडियाज़ के साथ मुझे आना पड़ेगा, नई नई टेक्निक के साथ मुझे कस्टमर को सर्व करना पड़ेगा, तभी जाकर कस्टमर मेरे पास रुकेगा। अदरवाइज क्यों रुकेगा वो? मान लीजिए एक ब्रांड है वन प्लस, हर साल या फिर हर 3 महीने पे, 4 महीने पे, 5 महीने पे कंपटीशन आज की डेट में इतना है कि नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ फ़ोन आने लगे हैं। हर कुछ दिन में कुछ नया चेंज आ जाता है, कुछ दिन में कुछ नया चेंज आ जाता है। अब पहले आपको पता हो या नहीं हो, बच्चे होंगे उस टाइम पे, बता देता हूँ। जब 2012-13 में क्या था, 3G की स्पीड आती थी, किसी की 10 kbps के आगे किसी के मोबाइल में लिखा रहता था, देन वो समझता था अपने आप को, अरे यार क्या बात है, 3G की स्पीड आ रही है। और आज की डेट में 5G, लोगों की 100 Mbps/s की स्पीड उनको लगती है, यार स्पीड है, बकवास है। देखिए कितना ज़्यादा इनोवेट, मतलब टाइम कितना जल्दी चेंज हो रहा है, फास्ट, रैपिड। अभी आप क्लास करने के लिए कहाँ जाते थे? हमेशा आप ऑफलाइन जाते थे, ट्यूशन टीचर के पास पढ़ने के जाते थे। अब क्या है, मैक्सिमम टाइम आप ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। कोरोना की वजह से हमें क्या है, सारा का सारा शिफ्ट हो गया, हमारा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। अगर कोई भी अपने आप को अगर अप टू डेट नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो बिजनेस उसका बंद हो जाएगा। इसीलिए इनोवेटिव, नए टेक्निक्स, नए आइडियाज़ के साथ बिजनेस करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बिजनेस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज की डेट में। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितने टाइप के होते हैं? एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या था? पहला प्रॉफिट मेकिंग, दूसरा क्या था? क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स, तीसरा क्या था? इनोवेशन। ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, एक बार पेज आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव की। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो हम बात करेंगे इसकी सोशल ऑब्जेक्टिव की। अब हम बात कर रहे थे इसकी सोशल ऑब्जेक्टिव की, जो बिजनेस का
सोसाइटी के जिस सोसाइटी में बिजनेस रन करती है उसके लिए इसका क्या दायित्व है, इसका बिजनेस का एक ये भी उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इकोनॉमिक और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ें कवर होती हैं वो होती हैं, सबसे पहला हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइसेस। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं फिर हम आराम से एक एक को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया contribution to community development। नेक्स्ट थर्ड है fair returns to इन्वेस्टर्स। एंड लास्ट में क्या है, प्रोवाइड या जनरेट एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में पहले हम इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, जो क्या क्या था, प्रॉफिट अर्निंग था, दूसरा क्या था क्रिएशन ऑफ कस्टमर और थर्ड था इनोवेशन। अब हम पढ़ रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्या है, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइसेस। मतलब मुझे जो गुड्स की क्वालिटी जो मुझे मिलनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं अब सपोज ये मार्केट लेने के जाता हूँ, इसकी क्वालिटी अगर घटिया रहेगी तो क्या मैं लेके जाऊँगा। मान लीजिए घटिया क्वालिटी रहेगी, इसका दाम 100 रुपये रहेगा, तो क्या मैं लेने के जाऊँगा, नहीं जाऊँगा ना। तो क्वालिटी भी इसकी अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम क्या करें, कुछ भी ऐसा गलत काम करके जो है सोसाइटी में बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करें। तो अच्छी क्वालिटी गुड्स दे और फेयर प्राइस पे दें। मान लीजिए इसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो है फेयर प्राइस 20 रुपये है, तो 20 रुपये में ही दें ताकि कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिल सके, उनको बेनिफिट हो सके। अदरवाइज में अगर मैं 20 रुपये का मार्केट 100 रुपये में दूंगा, घटिया क्वालिटी का दूंगा, तो क्या होगा, मेरा बिजनेस चलेगा क्या, लोग मेरे पास कस्टमर ही नहीं आएंगे ना मेरे पास कस्टमर। तो क्या ज़रूरी है सोशल ऑब्जेक्टिव में कि जो मैं गुड्स या सर्विसेज दे रहा हूँ वो एकदम से फेयर प्राइस पे होनी चाहिए। फेयर प्राइस पे होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए मैंने क्या क्या कर रखा है, एडल्टरेशन कर रखा है, प्रोडक्ट को मैंने क्या कर रखा है, होर्डिंग कर रखी है, जमाखोरी कर रखी है, मैं प्रोडक्ट गलत सलत मिलावट करके मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर अगर ये होंगी प्रॉफिट कमाने के लिए तो फिर सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लाई नहीं हो पाएगा। तो फेयर जो है कौन सी हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना चाहिए, वो भी एक फेयर प्राइस पे देना चाहिए। सट्टेबाजी भी बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए किसमें, कम्युनिटी की डेवलपमेंट में। अब अब मान लीजिए कम्युनिटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कुछ योगदान होना चाहिए। हर एक बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी में ही हम क्या करते हैं, सोसाइटी में ही रन करते हैं ना, सोसाइटी में, बिल्कुल सोसाइटी में रन करते हैं। तो सोसाइटी में उसके कंट्रीब्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो कोई लाइब्रेरी बना सकते हैं, या फिर कोई हॉस्पिटल खोल सकते हैं, या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, सोसाइटी के लोगों का भला होगा, या फिर ओल्ड एज पीपल के एजुकेशन वगैरह जो भी हमसे हो पाए सोसाइटी के भले के लिए वो काम हम कर सकते हैं। तो हमारे क्या होगा, कम्युनिटी की उससे जो जिस कम्युनिटी में वो सोसाइटी है उस सब की डेवलपमेंट होगी, सब लोग जो हैं अच्छे होंगे, सब लोग पढ़े लिखे होंगे, सबके पास सुविधाएं होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, ये वन ऑफ दी मेरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है ये मेरा। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा,
थर्ड ऑब्जेक्टिव फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। आज की डेट में तो पता है ना आपको फेयर रिटर्न्स। आज की डेट में क्या होता है, जो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, जो बहुत बड़ा कंपनी जिसमें कि लाखों करोड़ों के कैपिटल लगे हुए हैं, वो क्या एक बंदा लगाता है या 10 बंदे लगाते हैं? नहीं जी, उसमें लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगा होता है। वो शेयर परचेज करके कंपनी का शेयर होता है, एक छोटा सा जो हिस्सा है जिसको अंश शेयर कहते हैं, वो कंपनी शेयर्स होते हैं कंपनी के। अब कंपनी के शेयर में जो शेयर होल्डर्स है वो उसके क्या है, मालिक हैं। अब उनको और कंपनी टाइम टू टाइम अच्छा बिजनेस करके सभी तरीके सही से करके अगर उनको प्रॉफिट नहीं देगी तो फिर वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में? आपको लगता है वो करेंगे? मुझे तो नहीं लगता वो करेंगे। तो उनको क्या करना है, उनको उनकी ये बिजनेस की ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है कि जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको फेयर रिटर्न्स दे, बिल्कुल सही तरीके से बिजनेस करके उनको प्रॉपर फेयर रिटर्न, मतलब कि उनको डिविडेंड वगैरह टाइम पे मिल जाना चाहिए और सही तरीके से मिलना चाहिए, कुछ भी गलत काम करके नहीं मिलना चाहिए। लास्ट, प्रोवाइड क्या, एम्प्लॉयमेंट। अब क्या प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। आपको पता है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की हो रखी है, अनएम्प्लॉयमेंट की हो रखी है। इसकी वजह से ही जो भी क्राइम रेट या फिर कुछ भी बढ़ता है उसका मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न क्या होता है, वन ऑफ द मेन रीज़न क्या होता है, सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट। अगर लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, अगर वो काम करेंगे तो उनके पास कुछ गलत सोचने का टाइम नहीं रहेगा, तो फिर क्यों गलतियाँ होंगी, नहीं होंगी ना। तो ये बिजनेस का वन ऑफ दी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। क्या करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। ये वन ऑफ दी सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक देखिए छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या 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 होता है ऑब्जेक्टिव, दो टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या था, प्रॉफिट अर्निंग, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग। फिर क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स होना चाहिए, देन इनोवेशन होना चाहिए। ये था मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव था, ये था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देन क्या है हमने पढ़ा, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा हमने कि हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस। जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं वो फेयर प्राइस पे मिलने चाहिए। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया आपको कि ये मार्कर का एग्जाम मैंने एग्जांपल दिया था। देन कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मैंने बताया था, आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जांपल के लिए कि लाइब्रेरी लिख सकते हैं, आप लाइब्रेरी लिख सकते हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिख सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिख सकते हैं आप। तो ये वन ऑफ द क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। फिर फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पर आप याद रखने के लिए एग्जांपल में लिख सकते हैं डिविडेंड, डिविडेंड लिख सकते हैं आप। डिविडेंड के साथ साथ आप क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, जो मनी लेंड की जाती है वो दो तरीके से की जाती है। कौन कौन से तरीके से, दो तरीके से की जाती है, एक तो शेयर इशू करके की जाती है और एक डिबेंचर के थ्रू की जाती है। जब हम शेयर इशू करके करते हैं, मनी लेते हैं लोगों से, उस केस में हम क्या करते हैं, उनको डिविडेंड पे करते हैं प्रॉफिट होने के केस में। और जब हम डिबेंचर्स इशू करके लोगों से पैसे लेते हैं तो उस केस में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो भी हमारे जिन्होंने भी मुझे पैसे दिए हैं, लेंडर्स जो भी हैं, डिबेंचर होल्डर्स, उनको मुझे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये एक टाइप का रिटर्न होता है, इंटरेस्ट हमको देना है तो एक टाइप का रिटर्न होता है। देन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं कि न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट। ये हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। चलिए एक बार आप नोट कर लीजिए प्लीज।
आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था। इसमें एक क्या था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या था, प्रॉफिट मेकिंग। अब हम देखने वाले हैं जो प्रॉफिट है उसका बिजनेस में क्या रोल होता है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, वो किस किस लिए जरूरी होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। क्या है, रोल ऑफ प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक, ये रोल जो है प्रॉफिट का बिजनेस में क्या होता है। प्रॉफिट से समझते, प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं, एक मिनट के लिए अगर मैं बताऊं आपको प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट करा उसमें जो सेल परचेज और सारे एक्सपेंसेस मीट करने के बाद अगर मेरे पास कुछ पैसे बचते हैं, चाहे वो एक्सपेंस वो रियल नेचर के हो या फिर नोशनल नेचर के हो। नोशनल नेचर के एक्सपेंस कैसे होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक टाइप का नोशनल नेचर का एक्सपेंस होता है। अगर उसके बाद मेरे पास पैसे बचते हैं, मान लीजिए मैंने 2 करोड़ का बिजनेस करा, सारे एक्सपेंसेस वगैरह करने के बाद 50 लाख रुपये मेरे पास बच गए, तो 50 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो वो प्रॉफिट होता है। अब हमेशा कैश प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट कभी कभी आपको क्या होता है, आपका कैश तो नहीं रहेगा लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो वो अलग चीज़ होती है, कैश प्रॉफिट वगैरह जो है हम बाद में आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस अभी हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट जो है उसका क्या कितना महत्व रखता है, वो बेसिकली इम्पोर्टेंस कह लीजिए प्रॉफिट का। देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है बिजनेस में प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट नहीं हो तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा। सबसे पहला है, प्रॉफिट क्यों जरूरी है, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। सेकंड, एक वर्ड लिख लेते हैं हम, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। फॉर रैपिड ग्रोथ, थर्ड है आपको फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। चौथा क्या है, फॉर बिल्डिंग prestige and recognition and lastly पांचवा है आपका फॉर अर्निंग more प्रॉफिट। ये देखिए, ये क्या है, रोल है। एक बार नोट कर लीजिए आप 1 मिनट में, फिर मैं आपको एक एक करके डिटेल में इसको समझा देता हूँ।
चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, सबसे पहला क्या है, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए। अच्छा देखिए, ह्यूमन बीइंग को भी सर्वाइवल के लिए तो क्या चाहिए, पैसे चाहिए होता है ना। ऐसे ही सिमिलरली बिजनेस को भी सर्वाइवल के लिए तो क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या वो लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। मान लीजिए मेरी गारमेंट की शॉप है, मैं 2 लाख रुपए का माल लेकर के आया, मतलब गुड्स परचेज करके आया, कपड़े लेकर के आया, उसको मैंने बेचा तो मुझे जाकर के 30,000 का, उसमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो। तो क्या 10,000 रुपये का प्रॉफिट में मेरा जो मैंने अपना टाइम दिया, मेरे जो स्टाफ रखे हुए हैं वो सारा निकल जाएगा क्या? मतलब स्टाफ छोड़ दो, वो तो खर्चे हो गए। क्या मैं 10,000 से बिजनेस ग्रो कर पाऊंगा फिर से? तो वो तो कम हो गया। तो मतलब प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। इसी जगह पर मान लीजिए मुझे 20,000 रुपये का लॉस हो जाता तो फिर मैं कितने का माल लेकर के आया, 1,80,000 रुपये का, फिर 20,000 का लॉस हो जाता तो मेरा बिजनेस तो बंद हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट क्यों चाहिए, लॉन्ग सर्वाइवल के लिए, लंबे समय तक चलने के लिए। किसी बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बहुत सारी कंपनीज आई थी, लेकिन आज की डेट में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टेटस है वो क्या किसी और का है? नहीं है ना। उसका रीजन क्या है, प्रॉफिट उनको होता रहा, वो सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट, रैपिड ग्रोथ से क्या मतलब है? रैपिड ग्रोथ से हर एक बिजनेस आज की डेट में बहुत जल्दी ग्रो करना चाहता है, तो ग्रो करने के लिए जो है उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि जितना उसको प्रॉफिट होगा उतनी जल्दी वो ग्रो करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप आज से 5 साल पहले ओला उबर, आपको पता है ओला उबर क्या है? ओला उबर एक टाइप की, मैं बताया था, अगर आपको नहीं बताया तो ओला उबर क्या करती है, कैब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब कैब सर्विसेज का सिस्टम पहले क्या था, या तो टैक्सी चलती थी या फिर मीटर्ड कैब चलते थे। लेकिन इन्होंने क्या करा, ओला उबर आकर के गाड़ियाँ लेकर के आए, छोटी छोटी गाड़ियाँ लेकर के आए। पहले उन्होंने खूब कूपन दिए और उनको क्या हो गया, इतना प्रॉफिट होने लग गया, लोग इतने सर्विसेज उसकी यूज़ करने लग गए। आज देखिए कितनी रैपिडली ग्रो कर चुके हैं वो ओला उबर। तो रैपिड ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। या फिर दूसरा चीज़ आप ये देख लीजिए, तो कोई भी बिजनेस जो होता है, बिजनेस होने के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि आज की डेट में पैसे किसके पास से आते हैं, शेयर होल्डर्स पैसे लगाते हैं। तो शेयर होल्डर्स को अगर सही से अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, या डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो अब प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड आप कैसे दोगे स्टेक होल्डर्स को? नहीं दोगे तो फिर वो पैसा क्यों लगाएंगे आपके बिजनेस में? तो बिजनेस में पैसा लगाने के लिए अगर आप उनसे पैसा चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट, जितना ज़्यादा ग्रो करें ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होने के लिए ज़्यादा लोगों ने पैसे लगाने चाहिए। जितने लोग पैसे लगाएंगे उनको आपको डिविडेंड देना होगा। अगर आप डिविडेंड बहुत ही अच्छा देते हैं तो वो आपके बिजनेस में 10 लोगों को और बोलेंगे और 10 लोग और आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो रैपिड ग्रोथ के लिए प्रॉफिट बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी से क्या मतलब है कि जो मुझे, मान लीजिए कि किसी बंदे को मोटिवेट किसी काम के लिए कौन कर सकता है, जब तक उसका कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो एफिशिएंसी उसकी बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना। मान लीजिए बिजनेस में ही अगर किसी को प्रॉफिट नहीं हो तो क्या उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी? आपको लगता है बढ़ेगी? मुझे नहीं लगता, नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वो काम कर रहा है, उसको प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई बंदा मोटिवेट हो सकता है तो वो अपने काम से हो सकता है, उसको अगर कुछ दिखेगा, उसको प्रॉफिट दिखेगा तभी जाकर कोई मोटिवेट होगा। और मोटिवेट होने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट बहुत जरूरी है। प्रॉफिट जैसे ही होगा तो उसकी एफिशिएंसी जो है, काम करने की एफिशिएंसी, वो कहा एक कहावत है, दिन दोगुना रात चौगुना, तरक्की करो आप।
किसी को आशीर्वाद देते हुए सुना होगा आपने, बिजनेसमैन, किसी बिजनेसमैन को आपके आसपास के लोगों ने किसी को आशीर्वाद देता है, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करो आप। इसका मतलब क्या होता है कि उसको अगर प्रॉफिट होगा तो दिन दुगुनी मतलब रात में 4 गुना मेहनत करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। अब कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाना चाहता है। मान लीजिए मुकेश अंबानी को ले लीजिए, मुकेश अंबानी क्या करना चाहते हैं, अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाना चाहते हैं। अब सेपरेट एंटिटी, अब इंडिविजुअल एंटिटी एक अलग आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं सोसाइटी में। अब सेपरेट आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या है, अगर उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो वो वेलफेयर्स में, सोसाइटी के वेलफेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। जितना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे सोसाइटी के वेलफेयर के, लोग उतना ज़्यादा उनको पहचानेंगे और उतना उनको लव एंड रिस्पेक्ट देंगे तो उनका क्या होगा, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं और आपने किसी की हेल्प करी है, देखते होंगे लोग आपकी इज्जत करते हैं। वैसे ही अगर किसी की टाइम पे आपने मदद करी है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपके पास देने के लिए होना तो चाहिए, अगर नहीं है तो कहाँ से दे पाओगे आप। इसलिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। कैसे हो सकता है वो, जितना आपके पास प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा आप ये सब सोशल वेलफेयर का काम कर सकते हैं। वेलफेयर काम करने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी क्या बिल्ड हो, प्रेस्टीज एंड रेप्यूटेशन, बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रेप्यूटेशन। लास्टली क्या है, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। अब देखिए फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स क्या मतलब है, जो मेरा प्रॉफिट है अगर वो मैं अपने बिजनेस में वापस से लगाऊंगा, क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट को मैं बिजनेस से वापस से लगाऊंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको ज़्यादा करके क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर सकता हूँ, फिर इसको सेल कर सकता हूँ, फिर जितना प्रॉफिट हुआ उसको वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से मेरा कैपिटल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे मेरा कैपिटल बढ़ता चला जाएगा तो मेरा बिजनेस जो है ग्रो करता हुआ चला जाएगा। अगर मैं अपने बिजनेस से पैसे विड्रॉ नहीं करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता चला जाएगा। आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ इसके लिए। एक बार 2 बिजनेसमैन थे, दोनों ने फिशिंग का बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है। फिशिंग का बिजनेस, मोर प्रॉफिट के ऊपर सुना रहा मैं, फिशिंग का बिजनेस स्टार्ट करा तो दोनों एक वो फिशिंग करने के लिए जो मशीन आती है वो लेकर के आए। एक बंदे ने क्या करा, फिशिंग करी, उसको मतलब 100 रुपये का फिश उसने पानी से निकाला और उसको बेच दिया, उसको 120 रुपये, मान ली 120 रुपये उसको मिले। वो घर पे आया, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के 120 रुपये का खाना वाना खा गया। वो दूसरा बंदा था, उसको 120 रुपये लगे आए, तो उसने देखा क्या, जो मेरे पास जो है 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे थे, 120 रुपये मेरे पास आया, तो फिर उसने रात को रुकी इस तरीके से खा लिया। फिर उसने कहा मैं 120 रुपये अब इन्वेस्ट करूँगा, जबकि पहले वाले के पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं था। दूसरे वाले ने क्या करा, फिर से 120 रुपये इन्वेस्ट करे, 120 से उसको फिर नेक्स्ट डे 140 रुपये हुए, फिर उसने 5 रुपये निकाला, फिर 135 रुपये इन्वेस्ट करा। जबकि पहले वाला था उसको जितना प्रॉफिट होता था वो हमेशा सेल्फ यूज़ के लिए लगा लेता था, लेकिन दूसरे वाले ने क्या करा, तो जितना प्रॉफिट होता है उसको वापस वो बिजनेस में लगाता चला गया। इससे क्या हुआ, जितना उससे प्रॉफिट बिजनेस में लगाया कैपिटल उसका बढ़ता चला गया। फिर उसने 2 फिशिंग मशीन खरीदी, फिर उसने 4 खरीदी, फिर उसने 2 बंदे रख लिए। इस तरीके से फिर उसके पास जब बहुत ज़्यादा मतलब फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होता गया उतना वो कमाता चला गया। फिर जाकर उसने लग्जरी लाइफ स्टार्ट करी, जीने स्टार्ट करी। तो बिजनेस में क्या है कि आपको जो प्रॉफिट होता है मोर प्रॉफिट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आपको प्रॉफिट होगा आप उसको बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो रोल ऑफ प्रॉफिट हमने देखा बिजनेस में किस किस के लिए ज़रूरी होता है, लॉन्ग सर्वाइवल के लिए, रैपिड ग्रोथ के लिए, एफिशिएंसी की इंक्रीज के लिए, देन प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन के लिए, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट के लिए जरूरी होता है ये, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट,
ये तो हो गया मेरा, क्या हो ये, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। चलिए अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8470877787। आप इस पे मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, देखिए हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, फिर हमने पढ़ा बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा इनके डिफरेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस के बारे में, फिर आज हमने पढ़ा जो ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ा, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर हमने पढ़ा रोल ऑफ प्रॉफिट बिजनेस में क्या होता है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो क्या होती हैं, ठीक है। चलिए हम अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में। अब बिजनेस एक्टिविटी कहते किसको हैं, बिजनेस एक्टिविटी कहते किसको हैं, जो भी एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड परफॉर्म की जाती है दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग से, और कहाँ तक होती है, बिजनेस कहाँ तक होता है, आपको पता है ना बिजनेस कब जाकर बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं कोई भी एक्टिविटी करूँगा बिजनेस से रिलेटेड तो वो कहाँ से, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होगा और कंज्यूमर के पास आकर के वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर दो पार्ट हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट है वो कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो कस्टमर तक जो पैसा जाता है, कस्टमर तक जो कंजम्पशन के लिए गुड्स जाता है वो कॉमर्स करती है। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। क्या है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बिजनेस एक्टिविटी। इंडस्ट्री से क्या मतलब है, राइट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग थिंग्स। हम पढ़ेंगे डिटेल में इंडस्ट्री के बारे में, बट इंडस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, रॉ मटेरियल या फिर बिल्कुल बेसिक्स जो चीज़ें हैं एकदम कच्चा, एकदम स्टार्ट करना, जैसे कि एक्सट्रैक्शन जो है, मान जो माइनिंग है, क्वेरिंग है, ये आयरन ओर निकालना है उसके अंदर से, या फिर ऑयल की एक्सट्रैक्शन करनी थी, ये सब काम किसकी होती है, इंडस्ट्री की होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है। और कॉमर्स में क्या आता है, जब मेरा मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया, मेरा फिनिश गुड्स तैयार हो गया, अब जो फैक्ट्री से जब फिनिश गुड्स निकलेगा और उसकी चाहे एडवर्टीजमेंट होगी, मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग करने के बाद फिर हम कस्टमर्स के पास जाएंगे, एक एक करके उसको सेल करेंगे, तो फाइनली कंजम्पशन तक का जो प्रोसेस होता है, जितनी एक्टिविटीज़ कंजम्पशन तक में इन्वॉल्व होती है वो किस में कवर हो जाएंगी, वो हो जाएंगी कॉमर्स में कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम देखेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को। ये बिजनेस एक्टिविटी थी, क्या थी, बिजनेस एक्टिविटी।
ठीक है, ओके। चलिए बिजनेस एक्टिविटीज जो है फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है वो इंडस्ट्री किस में डील करती है, इंडस्ट्री क्या क्या बनाती है, प्रोड्यूसेस कैपिटल गुड्स, सेकेंडरी consumer goods and intermediate goods। ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, क्या क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर्स गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इंडस्ट्री का मतलब मैंने बता दिया था कि यहाँ पे राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल से स्टार्ट होके रॉ मटेरियल टू रॉ मटेरियल टू कहाँ से कहाँ तक, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। जो काम होता है वो किस में होता है, इंडस्ट्री में होता है। अब ये देखिए किस किस जो गुड्स है ना वो किस किस टाइप के गुड्स बनाते हैं, प्रोड्यूसेस कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पे कैपिटल गुड्स से क्या मतलब है, जो इंडस्ट्री जो है वो ऐसे ऐसे गुड्स बनाती हैं जो कि फर्दर हेल्प करते हैं किसमें, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। मान लीजिए इसने क्या करा, कोई प्लांट बनाया, कोई सही प्लांट बनाया या फिर कोई ऐसी मशीनरी बनाई जो कि फर्दर प्रोडक्शंस में यूज हो, क्या होगी, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए किसी और के द्वारा यूज की जाएगी, तो कैपिटल गुड्स होगी, वो प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, या फिर कुछ ऐसी चीजें बनाई जो कि फर्दर जो है फिर से इंडस्ट्री यूज करेगी उसको बनाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, बेसिकली प्रोडक्शन के लिए यूज करेगी। नेक्स्ट कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स से क्या मतलब है मेरा, कंज्यूमर गुड्स से ये मतलब है मेरा कि मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है, उसमें पार्ले जी बनता है, उसमें क्या बनता है, पार्ले जी बिस्किट बनती है। अब पार्ले जी बिस्किट तो या फिर गुड डे बनता है या फिर कोई सा भी आप जो भी बिस्किट आप, ओरियो बनती है या जो भी बिस्किट आप खाते हैं वो बिस्किट बनती है, तो वो किसके लिए बनती है, वो सीधा डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए बनती है। तो ये कौन सी गुड्स होगी, कंज्यूमर गुड्स पे इंडस्ट्री क्या करती है, बनाती है। लास्ट पे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है, अच्छा चलिए आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये जो आप जूते पहनते हो, ये जो आप नाइकी या फिर एडिडास या फिर किसी भी एबीसीडी ब्रांड का मान लो आप जूते पहनते हो, क्या आपको क्या लगता है ये एक जगह मैन्युफैक्चर होते हैं, आपको लगता है ऐसा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एडिडास या फिर नाइकी या फिर इन सब के जूते जो हैं उनकी सोल अलग बनती है, फिर से सोल का जो रबर होता है ना वो अलग से बनता है, तो रबर की प्रोडक्शंस होती है। या फिर जो प्लास्टिक्स हैं, जो प्लास्टिक्स जो यूज़ होते हैं किसी और इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री क्या करती है, प्लास्टिक बनाती है जो कि किसी और इंडस्ट्री में यूज़ होती है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स बनाती है। ये क्या करती है, इंटरमीडिएट गुड्स बनाती है, जो कि ये समझिए कि हाफ प्रोसेस्ड गुड्स है। ये आधा काम तो हो चुका है बट आधा काम इस पर अभी और होना बाकी है। जैसे जूते के जो सोल होते हैं वो हो गए जूते के, फिर से आपको रबर हो गया, फिर से प्लास्टिक्स हो गया, इस पर क्या है फर्दर काम होना बाकी है। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल की चिप कहीं और बनती है, असेंबल कहीं और होता है, कंप्लीट मोबाइल आपको मिलता है। तो मोबाइल के जितने पार्ट्स हैं वो सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और जब एक साथ बन के आएगा वो तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया मेरा इंडस्ट्री में जो गुड्स डेवलप होते हैं, उस जो गुड्स की जो प्रोडक्शन होती है उसके बारे में कि कौन कौन से टाइप की गुड्स की प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री में, इसके बारे में हो गया।
ओके, आप साथ के साथ एग्जाम्पल्स हमेशा नोट करते रहिए। चलिए, ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया था। इंडस्ट्री क्या होती है? बेसिकली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री। ये बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? ट्रेड एंड कॉमर्स। कौन सी एक्टिविटी होती है? ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिए, इंडस्ट्री फर्दर क्या है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। कौन कौन सी? प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, देन secondary industry, primary industry, secondary industry and service industry। सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री कितने टाइप की है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री। एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये हम बिजनेस एक्टिविटी में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? बिजनेस एक्टिविटी में पढ़ रहे हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, और देन सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी इंडस्ट्री से। इससे स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री से। प्राइमरी इंडस्ट्री, ओके। चलिए, ये टाइप ऑफ इंडस्ट्री थी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी का मतलब है सबसे पहले जो इंडस्ट्री, जिसको हम सबसे पहले इंडस्ट्री, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री बोलेंगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? चलिए ऐसे लिख देते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप की होती है। एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री, और दूसरी होती है आपको एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। कौन कौन सी? जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। अब जेनेटिक से क्या मतलब समझते हैं आप? जेनेटिक से आप क्या मतलब समझते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ काम होता है, मतलब लिवलीहुड से जुड़ा हुआ काम होता है। जैसे कि क्या क्या जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आ जाता है? या आपको आ जाता है प्लांटेशन आ जाता है, जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं ना, ये भी एक टाइप की इंडस्ट्री है। प्लांटेशन भी एक टाइप का इंडस्ट्री वर्क है, ठीक है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है? जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है ये। फिर से हम इसको क्या कहते हैं, जो हम मुर्गी पालन वगैरह करते हैं ना, मुर्गी पालन वगैरह, वो सब
ब्रीड ऑफ एनिमल्स को जो हम मतलब मुर्गी पालन समझ लीजिए आप, ब्रीड ऑफ एनिमल्स, ब्रीड ऑफ एनिमल्स, ब्रीड ऑफ एनिमल्स और वेजिटेबल्स, ये क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री, कौन कौन सी इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री है? जिसमें कि प्लांटेशन, इनके जो ये क्या कहते हैं एनिमल्स के जो ब्रीड हैं, मुर्गी पालन वगैरह हैं, इसमें क्या होता है ना कि ये इंडस्ट्री कैसे है, इंडस्ट्री कैसे है, अब इसमें क्या है, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, चाहे वो प्लांटेशन हो या फिर मुर्गी पालन हो, इसकी क्वालिटी इम्प्रूव किया जाता है इसमें। तो वो क्या कहलाती है? जेनेटिक इंडस्ट्री में इंडस्ट्री कहलाती है। जो प्रोसेस है क्वालिटी इम्प्रूव करना, इसकी वजह से ही इनको क्या कहा जाता है? इंडस्ट्री का एक प्रोसेस है। ठीक है जी, ओके। देन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन मतलब जैसे कि नाम से कुछ निकालना, कुछ खींचना, कुछ बाहर निकालना। माइनिंग, जो कोयला खदान होते हैं वो, फिर से आयरन ओर निकालना, या फिर जो ऑयल की जो एक्सट्रैक्शन होती है, वो सारे किसमें है? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है वो। जो कोयला खदान में है वो तो वेस्ट ही है ना, जब कोयला खदान से बाहर निकलता है तभी तो जाकर वो बिकता है, तो वो भी एक इंडस्ट्री का पार्ट है। मतलब बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में फिर से प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये आपने हो सकता है एक बार देख लिया होगा। नेक्स्ट 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 थी कौन सी? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये तो प्राइमरी हो गई, सबसे स्टार्टिंग की होगी इंडस्ट्रीज, ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज। इसको प्राइमरी, इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाता है। फिर कौन सी इंडस्ट्री? सेकेंडरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं वो देख लेते हैं हम। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और एक आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री है। ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है? रॉ मटेरियल्स से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे सिल्क वॉर्म है उससे कॉटन बनता है, जो सुगर केन है उससे सुगर बनता है और जैगरी बनती है। तो ये सब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल। रबर का जो रॉ मटेरियल है उससे रबर बनता है, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी रॉ मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर होता हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सीमेंट हो गया आपको, फिर से सुगर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती रहती हैं, या फिर सड़कें बनती रहती हैं, या फिर कोई सा भी जो कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन बिछती रहती है, ये सब क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्टिव वर्क है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसका पार्ट है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है ये। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। एग्जांपल sugar from sugar cane,
जो गन्ने से शुगर बनता है वो, और कॉटन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, ठीक है, कॉटन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, जो कॉटन बनता है वो मैन्युफैक्चर। कंस्ट्रक्शन में क्या ले सकते हैं आप, बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बनती हैं या फिर डीडीए फ्लैट्स वगैरह जो बनते हैं, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है। रोड्स, ये सब किसके पार्ट हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पार्ट हैं ये। ठीक है, चलिए ओके। तो अभी तक हमने बिजनेस एक्टिविटी में दो टाइप की इंडस्ट्री पढ़ी, प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें कि जेनेटिक था, और कौन सा था, जेनेटिक इंडस्ट्री के साथ साथ कौन सी इंडस्ट्री, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप, प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सा था, प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक था और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री थी। कौन कौन सी इंडस्ट्री थी, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन कौन सी थी, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं कौन सी, टेरिटरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री, कौन सी देखते हैं, टेरिटरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार ये क्या है ये। टेरिटरी इंडस्ट्री। अब टेरिटरी इंडस्ट्री क्या होता है, गुड्स, मान लीजिए कि मेरा मुर्गी पालन था वो हो गया, जो प्लांटेशन थी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, मेरे गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, देन उसके बाद क्या, अब क्या, मेरे गुड्स तो मैन्युफैक्चर भी हो गए, कंस्ट्रक्शन भी होगा, अब क्या, टेरिटरी से क्या, टेरिटरी इंडस्ट्री से क्या मतलब समझ में आता है, ये है आपको थर्ड टाइप की थी ना इंडस्ट्री, पहले सेकेंडरी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस इंडस्ट्री। सर अभी तो आपने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो सर्विसेज वो कॉमर्स में कवर हो जाए, फिर इंडस्ट्री में क्यों पढ़ा रहे हो अच्छा आप। अरे मैन्युफैक्चरिंग में जो दिक्कतें आएंगी, मान लीजिए बैंकिंग से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं या फिर पैसे की दिक्कत आती है तो बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, तो ये सारी, ये इनको रिमूव करने के लिए सर्विस दी जाएगी ना, जो इंडस्ट्री इनको रिमूव करने के लिए इस टाइप की सर्विसेज देगी, वो किस में कवर हो जाएंगी, टेरिटरी इंडस्ट्री में कवर हो जाएंगी। सच एज अब गुड्स की मूवमेंट हो रही है एक जगह से लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के, अब उसमें जो दिक्कतें आएंगी तो वो कौन सॉल्व करेगा, वो सॉल्व करेगा ट्रांसपोर्टर सॉल्व करेगा। कौन सॉल्व करेगा, ट्रांसपोर्टर सॉल्व करेगा। ट्रांसपोर्टर की जो सर्विस होगी, मान लीजिए रॉ मटेरियल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो जो ट्रांसपोर्टर की सर्विस होगी, एग्जाम्पल है ये रॉ मटेरियल केस में ट्रांसपोर्टर की जो सर्विस होगी वो क्या हो जाएगी, क्या कहलाएगी, वो सर्विस इंडस्ट्री। इस प्रोस्पेक्ट के लिए वो सर्विस टेरिटरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री। जो लोन का, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लोन की दिक्कत, मतलब पैसे की जो दिक्कत आएगी वो कौन सॉल्व करेगा, वो सॉल्व करेगी बैंकिंग इंडस्ट्री। कौन सॉल्व करेगा, बैंकिंग इंडस्ट्री। ये भी एक टाइप की सर्विस इंडस्ट्री है। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है ना, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो ये कौन सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करेगी रिस्क सॉल्व करने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग करते करते क्या हुआ कि 250 टन का मटेरियल में बना रहा था, बट क्या हुआ, किसी कारण से
मटेरियल में पानी आ गया, वो मटेरियल पानी से खराब होने वाला था, बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के बाद ये सारा मटेरियल खराब हो गया, तब इसके रिस्क को कौन कवर करेगा? इंश्योरेंस इंडस्ट्री कवर करेगी। मैन्युफैक्चरिंग के रिस्क को कौन कवर करेगा? इंश्योरेंस इंडस्ट्री कवर करेगी। फिर जो आपको कम्युनिकेशन में जो दिक्कत आएगी, वो आपको किसके द्वारा सॉल्व की जाएगी? कम्युनिकेशन की जो दिक्कतें होंगी वो कम्युनिकेशन की दिक्कतें सॉल्व की जाएंगी आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू। मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है मैन्युफैक्चरिंग करने के पर्पज से, बट मेरे पास का रॉ मटेरियल नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं एडवर्टीजमेंट डालूंगा ताकि प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे जिसके पास भी प्रोडक्ट हो कॉन्टैक्ट करे। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो जो भी काम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, फिनिश गुड्स बनाने तक, अगर वो हेल्प करता है, जो भी बाधाएं आएंगी उसको दूर करने में, तो वो सारी इंडस्ट्री टेरिटरी इंडस्ट्री कहलाएगी एंड उसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलेंगे हम, वो सर्विस इंडस्ट्री कहलाएगी। ठीक है। और लास्टली जो दिक्कत आ सकती है वो क्या आ सकती है? मान लीजिए मेरे पास तो गुड्स तो था बट मेरे पास रखने की जगह नहीं थी। वेयर हाउस की मेरे पास फैसिलिटी, तो वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस बताया था मैं आपको। आपके पास गुड्स है, आपने मैन्युफैक्चर भी कर लिया, बट आपके पास रखने की जगह नहीं है, आप किसी दूसरी जगह पर में उसे डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप रेलवे पे जाते हैं तो आप लॉकर रूम लेते हैं। लॉकर रूम क्या होता है? कुछ घंटे के लिए होता है। आपने अपना सामान रख दिया और फिर आप कहीं पे घूमने जाना था, घूमने चले गए, वापसी आते टाइम पे आपने अपना सामान लिया और घर आ गए। ऐसा करते हैं ना आप मैक्सिमम टाइम पे, जब भी किसी टूरिस्ट प्लेस वगैरह पे जाते हैं तो समटाइम्स लोग करते हैं कि अगर 1-2 घंटे उस स्टेशन के आसपास कोई टूरिस्ट प्लेस है, मुझे सारा सामान लेके नहीं जाना है, तो मैंने वहाँ पर लॉकर रूम में रख दिया। इसी तरीके से अगर स्टोरेज की दिक्कत है तो वो किसके द्वारा दूर की जा सकती है? वो दूर की जा सकती है वेयर हाउस के थ्रू, वेयर हाउसिंग के थ्रू दूर किया जा सकती है। मतलब अपना सामान कहीं और रखना, मतलब ये हो गया वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग भी सर्विस टेरिटरी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से करा था? हमने स्टार्ट करा था इससे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस से। 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस देखा। फिर बिजनेस की एक्टिविटीज को देखा हमने, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स मिलके जो है बिजनेस एक्टिविटीज होती है। बिजनेस एक्टिविटीज इंडस्ट्री की फिर हमने देखी, इंडस्ट्री कहते किसको हैं, इंडस्ट्री में कौन कौन से गुड्स बनते हैं, कैपिटल गुड्स बनते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बनते हैं, कंज्यूमर्स गुड्स बनते हैं, वो हमने देखा। फिर हमने टाइप ऑफ इंडस्ट्री देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी देखी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वंस अगेन।